गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों भी अपने होरी के चरित्र चित्रण के विषय में पढ़ा था। अब नेक्स्ट पात्र जो है नाटक का वो होरी का पुत्र गोबर है। हम गोबर के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे कि जो गोबर है, गोबर मतलब उसके बच्चे का नाम है, होरी के बेटे का जो नाम है वो गोबर। तो गोबर किस तरीके का बेटा है उसके चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा। तो सबसे पहले हम गोबर के विषय में जानते हैं कि गोबर होरी और धनिया का बेटा है। उसका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत है। वह प्रत्येक अन्याय का विरोध करता है। वह नई पीढ़ी का असंतोषजनक का प्रतीक है। वो किसका विरोध करता है? नई पीढ़ी का विरोध करता है। क्यों करता है वो नई पीढ़ी का विरोध? क्यों बार बार करता है? वह नई पीढ़ी के असंतोष का प्रतीक है। धर्मभीरुता, सरलता और भाग्यवादिता के कारण उसके पिताजी जो है वो कर्जे में दब चुके हैं। अब वो पिता की सहायता नहीं कर पा रहा है। कौन? गोबर। तो वो विद्रोह प्रवृत्ति का हो गया। वो एक संपन्न युवक बन गया है, लेकिन किस प्रवृत्ति का हो गया है? क्योंकि जब पिता इतने कर्जे से दब गए हैं और पिता जो है वो सरल स्वभावी है, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनका बेटा है वो विद्रोह प्रवृत्ति का हो गया है। उसके चरित्र में विभिन्न घात प्रतिघात के स्वर दिखाई पड़ते हैं। उस किसानों में कोई मर्यादा नहीं है। उसका सिद्धांत है किसका? गोबर का। उसका कहना है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर जिंदगी में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसका विचार से जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना है। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। बहुत अच्छे विचार है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को लेकर गोबर जो चल रहा है वो कौन सी परिस्थिति को लेकर चल रहा है? वर्तमान परिस्थिति को लेकर चल रहा है। गोबर की जो विशेषताएं बताई जा रही है वो किसको लेकर चल रहा है? वर्तमान परिस्थिति को लेकर चल रहा है। वो कहता है जिसके पास 2 पैसा है, 4 पैसा है, आस उसी की पूछ है। जिसके पास मूछ है उसी की पूछ है। जिसके पास पैसा है उसकी पूछ है, अन्यथा किसी की भी पूछ नहीं है। तो गोबर जो है वो अपने पिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसका कहना है कि पिताजी का इतना सीधा होना भी ठीक बात नहीं है। अगर पिताजी के सीधेपन का फायदा है वो समाज के व्यक्ति भी उठाते हैं, वो किसान भी उठा रहे हैं, वो महाजन भी उठा रहे हैं, वो मजदूर भी उठा रहे हैं, सभी उसके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। अब हम देखते हैं कि गोबर के चरित्र की सबसे पहली विशेषता कौन सी है। तो सबसे पहली विशेषता है कि वो एक सरल युवक है। कौन? गोबर। गोबर एक बहुत सरल युवक है। वह भोला के घर पर भूसा लेते जाता है, देने के लिए जाता है। मतलब एक भोला नाम का व्यक्ति है। जब गोबर के पिताजी होरी ने कहा है कि ये भूसा गोबर के घर, भोला के घर दे के आए, तो वो गाय लाते समय और भोला के घर क्या देने गए? भूसा। तो भूसा देने के लिए गया और बदले में वो गाय ला रहा है। तो गाय लाते समय उसका भोला की जो बेटी है झुनिया, उससे प्रेम हो जाता है। भोला की जो बेटी झुनिया है वो विधवा है ना। उसका पति पहले मर चुका है, लेकिन उससे उसका प्रेम संबंध, देखिए बात तो ही बातों में, जरा नहीं। पहले ऐसा होता था किसान मन में। अब तो लोग एक दूसरे को बहुत डेट करते हैं, परखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो उनमें आपस में प्रेम संबंध हो गया। झुनिया भी उससे मिलने से बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सरल स्वभावी व्यक्ति था। उसकी दृष्टि से अब उसकी यौवन में फूल लगे थे। झुनिया भी सोचने लगी कि अब ये अच्छा हो गया, ये व्यक्ति मुझे पसंद करने लगा है, अब मेरी जिंदगी फिर से संभल जाएगी। वो कहते हैं जब तक फल ना लग जाए मैं इस ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। मतलब उसका कहना है कि अब मेरा जीवन फिर से संभल जाएगा, मेरे जीवन में फिर से फल फूल आ जाएंगे, फिर से मैं आगे बढ़ सकूंगी। और वो किसी का प्रोत्साहन न पाकर उसके गले से चिपकने लगी। वो किसी से कोई बात बताना नहीं चाहती थी। कौन? झुनिया। और वो किसके गले से चिपकने लगी? भोला, गोबर के गले से।
झुनिया ने गोबर से शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लिए। जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो गए तो वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई और अभी शादी की नहीं है तो माँ बाप और समाज के सामने आने की उसकी कोई ताकत नहीं थी। ना तो गोबर की ताकत थी, ना झुनिया की ताकत थी। अब उसने क्या किया, उसने बहला फुसाकर झुनिया को अपने घर तक पहुंचाया। उसने झुनिया को बहलाया फुसलाया और चुपचाप भगाकर अपने घर ले आया। किसको ले आया? झुनिया को। कौन ले आया? गोबर। वह समझता है, अब वो घर ले आया और घर में उसको रख दिया। अब वो समझता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा? विदेश जाऊंगा और विदेश में जाकर क्या करूंगा? धन कमाऊंगा और धन कमाने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो सारी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो उसने उस झुनिया को लाकर, पत्नी नहीं है, अवैध संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन उसको पत्नी मान बैठा है और उसको घर लाकर अपने घर छोड़ दिया है। और वो कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है। कौन चला गया है विदेश? गोबर। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि गोबर एक बहुत सरल हृदय का मनुष्य है। अब वो गांव वाले का भी धन कमा के लाएगा, सबका कर्जा चुका देगा तो गांव वालों का भी मुंह बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर वो समझता है कि मेरे पिता और मेरे परिवार के ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा, मैं विदेश से इतना पैसा कमा के लाऊंगा। दूसरा, मिर्जा खुर्शीद की रक्षा करते हुए हड़ताल में पिट गया। अब वो उसके पिता और वो, एक मिर्जा खुर्शीद है, उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं तो पिट जाता है, बुरी तरह से घायल हो जाता है, हाथ की हड्डी उसकी टूट गई है, झुर्रियाँ उसकी मिट गई हैं। तो अब उसकी सेवा कौन करती है? झुनिया। झुनिया जिसे घर ले आया है, भोला की बेटी को, विधवा बेटी को, वो झुनिया उसकी क्या कर रही है? सेवा करती है। अब गोबर को लगता है कि पत्नी का सताने का फल उसे मिला है। गोबर सोचता है कि मैंने जो झुनिया को सताया है इसका फल मुझे मिल रहा है। झुनिया मजदूरी करके परिवार चलाने लगती है। अब झुनिया क्या कर रही है? मजदूरी करती है। तब गोबर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जीवन का रूप बदल जाता है। उसके मन में पूंजीवादी समाज व्यवस्था के प्रति जो है एक बहुत बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और मानसिक दृढ़ता के अभाव में वो क्रांतिकारी भी नहीं बन पाता है। मानसिक दृढ़ता के अभाव में वो क्रांतिकारी नहीं पता। कहने का तात्पर्य है कि गोबर जो है एक बहुत सरल स्वभाव का युवक है। दूसरा पॉइंट है व्यवहार कुशल। गोबर जो है एक, अब दूसरा पॉइंट है व्यवहार कुशल। गोबर जो है अपनी व्यवहार कुशलता से भोला के क्रोध को शांत करता है। जब वह कहता है कि काका मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो, तब भोला प्रसन्न हो जाता है। बहुत व्यवहार कुशल लड़का है। जब भोले की बेटी, विधवा बेटी से इसने संबंध स्थापित किए हैं और जब भोला नाराज होता है तो वो क्षमा याचना करता है और कहता है काका मुझे माफ कर दो। वह नौखेराम को क्रोध दिखाकर सही बातें जमींदार राय साहब अमृतसर तक पहुँचाने पर धमकी देकर सीधे रास्ते पर लगाता है। दोबारा लगान वसूल करने के विचार से नौखेराम विरत हो जाता है और गोबर अपनी मित्र मंडली से मिलकर नाटक खेलकर सबका प्रिय पात्र बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गोबर जो है एक बहुत ही व्यवहार कुशल लड़का है। उसके अंदर व्यवहारिकता जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तीसरा पॉइंट है निर्दयी। वह झुनिया को गर्भवती करके अपने घर पहुंचाकर शहर भाग जाता है। झुनिया से प्रेम किया, झुनिया गर्भवती हुई, अपने घर पहुंचाया और शहर भाग गया। जिसका जीवन भर साथ जाने का वादा किया था वो सारे बातें भूल जाता है और शहर जाते समय वो अपनी माँ से झगड़ता है, लड़ता है, उनके पैर भी नहीं छूते। माँ को बहुत दुख देता है, माँ का दिल दुखाता है। पिता को भी जली गट्टी कहता है, पिता से भी उल्टी सीधी बोलता है
उनकी सरलता की, उनके सीधेपन की बहुत खिल्ली उड़ाता है और बहाने बनाकर झुनिया को भी पीटता है। गर्भवती झुनिया की संतान के जन्म होने की भी कोई सावधानी नहीं बरतता है और जब झुनिया के बेटे की मौत हो जाती है तो उसे खलती नहीं है कि मेरा बेटा मर गया। बहुत निर्दयी टाइप का व्यक्ति है। तो हम कह सकते हैं कि गोबर जो है, अगर सरल युवक है, व्यवहार कुशल है, तो फिर वो निर्दयी भी है। ना वो अपने पिता का सम्मान करता है, ना वो अपने माँ का सम्मान करता है, ना अपनी पति का सम्मान करता है, ना समाज के लोगों का सम्मान करता है। निश्चित रूप से अपने परिवार के प्रति उसका जो व्यवहार है वो कठोर है, निर्दयी है। उसे अपने बेटे की मौत का भी कोई मातम नहीं होता है। अन्याय के प्रति विद्रोही तेवर। अन्याय के प्रति विद्रोही तेवर। गोबर जानता है कि जमींदार, साहूकार शोषण और अन्याय का जाल फैलाकर गांव के निरीह किसानों की दशा बदतर कर देते हैं। जो गांव के साहूकार हैं, जो नीतिकार हैं, वो जानता है जो जमींदार है वो क्या करेंगे, अन्याय का जाल फैलाकर किसानों की दशा को इसलिए वह चाहता है कि उसकी पिता जो है वो जमींदारी की चापलूसी करे। वह उनसे कहता है कि तुम रोज रोज मालकों की समाजित करने क्यों जाते। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके पिता जो है वो जमींदारी की चापलूसी करें या कि बड़े बड़े कृषकों की, रुमालकों की चापलूसी करें, उनकी खुशामद। वो कहता है बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां बकता है। मतलब वो कहता है कि अगर हम मालकों की खुशामद करते रहो तो वो खुश रहते हैं, उनके जो प्यादे हैं वो तो आकर गालियां बकते हैं। तो बेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को हम क्यों सलाम करें। उनकी पिताजी जो है, भोला के पिताजी, वो जमींदारों के प्रति, साहूकारों के प्रति उनका बड़ा विनम्र व्यवहार है, वो सबसे बना के चलते हैं। तो वो इस अन्याय के प्रति है, उनका बेटा विद्रोह करता है अन्याय के प्रति कि उन्हें सलाम ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं है जब वो तुम्हें नहीं बकसते हैं। जमींदार अमरपाल सिंह अपनी स्थिति से असंतोष व्यक्त करते हैं, किसानों के पक्ष में होने की बात करते हैं, वे असल में शोषक वर्ग के हैं। गोबर उनकी चाल को समझ जाता है। वह कहता है यदि जमींदार अपनी स्थिति से असंतुष्ट है तो वह अपना इलाका दे दे और बदले में उसके खेत, बैल, हल, कुदाल सब ले ले। वह जमींदार की धूर्तता या मूर्खता की ओर संकेत करते हुए कहता है कि जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता है, महलों में नहीं रखता है, हलवा पूड़ी नहीं खाता है और नाच रंग में लिप्त रहता है। कौन कह रहा है? गोबर कह रहा है कि जो अगर अन्याय के प्रति विरोधी है तो वो इस तरीके के काम करता है, वो इस तरह के कामों में लिप्त रहता है। वो अगर वो इतना साहूकार की बात कर रहा है गोबर कि यदि साहूकार अपने कामों में इतने ज़्यादा लिप्त है तो वो क्यों ये काम करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो उनका कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। तो वह जानता है कि जिसके हाथ में लाठी है उसी के हाथों में कुदाल, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जो मजबूत होता है। आज के समय में भी यही है, जो व्यक्ति मजबूत है, जिसका पक्ष मजबूत है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है, और जिसका पक्ष मजबूत नहीं होता है, जो कायर होता है, वो निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसमें जो गोबर का जो है वो अन्याय के प्रति बहुत विद्रोही तेवर है। नेक्स्ट है भाग्य में अविश्वास। वो भाग्य के भरोसे जीना नहीं चाहता है। जैसे गोबर के पिता जो है वो भाग्य के भरोसे अपना जीवन निकाल रहे हैं। उसका कहना है कि भाग्य के भरोसे नहीं जिया सकता, भाग्य के भरोसे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम भाग्य के भरोसे रहेंगे तो
तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम ब्राह्मणों के और कर्मकांड और भाग्य विधान पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है साहु चक्रों के कुचक्र में नहीं फंसना है। वह पिता से भी बार बार कहता है कि भगवान ने सबको समान बनाया, गरीबी और अमीरी तो हमने पैदा की, भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाएगा। भगवान स्वयं अपना स्वयं का भाग्य क्यों नहीं बनाता हो? क्या भगवान अपना स्वयं का भाग्य भी बनाता है? अपनी बुद्धि और इन साहस से इन आफतों पर विजय प्राप्त करना होगा। वो कहता है भगवान भरोसे होने पर अपने आप को विजय प्राप्त नहीं करते, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको साहस करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ विजय प्राप्त कर सकते हैं। धनवान वर्ग के धर्म भाव और पूजा पाठ को वो पाखंड मानता है। कौन? गोबर। किसको पाखंड मानता है? वो कहता है ज़्यादा पूजा पाठ करना, ज़्यादा धर्म करना, ज़्यादा दान देना, ये सब पाखंड है। यदि वो भूखे लोगों को भोजन कराए, यदि भजन करे, तो हम देखें जो आजकल के नवयुगों में होता है ना, वो चीज़ गोबर में है। एक दिन खेत में ईख मोड़ना पड़े तो वे सारी भक्ति भूल जाएंगे। किससे कह रहा है? अपने पिता से कह रहा है कि इन सारे व्यक्तियों को यदि एक दिन ईख लगानी पड़े, यानी गन्ना लगाना पड़े, गन्ना बोना पड़े या मोड़ना पड़े, तो सब भूल जाएंगे कि क्या होता है भक्ति, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति तो वो लोग करते हैं जिनके पास समय है, जिनके पास पैसा है। मेहनती आदमी है, वो तो मेहनत पर विश्वास करता है, इसलिए बार बार अपने पिता पर भी कहता है कि हमें भाग्य पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साहसी। गोबर एक साहसी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है गोबर? एक साहसी व्यक्ति है। और साहसी वह राय साहब के दोषों की आलोचना करता है, दाता दीन को भी धमकाता है, नोखीराम की गलतियों का भी भंडाफोड़ करता है। उसे देखकर चौपाल के जितने भी शाहू वर्ग हैं वो सब भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो किसी से दबता नहीं है। वो गलत काम भी नहीं करता तो किसी से दबने को तैयार भी नहीं होता। इसी प्रकार से वो एक साहसी आदमी है। कानून का जानकार, वह शहर में रहकर राजनीति और कानून की दृष्टियों को बहुत अच्छे से सीख चुका है। वो सजग हो गया है कानून के प्रति। सभाओं में जाने से वो राष्ट्र और समाज के वर्ग को समझने लगा है, राष्ट्र के अर्थ को समझने लगा। वो सामाजिक रूढ़िवादी और लोक निंदा का भय उसमें कम हो गया है। अब वो रूढ़िवादी परंपराओं में नहीं पड़ता है, अब लोक निंदा का भय भी उसे बिल्कुल भी नहीं सताता है। दाता दीन को हिसाब लगाकर उसके ब्याज का परिणाम उसको बता देता है। वो पूरा हिसाब किताब जानता है, वो पढ़ा लिखा है, वो सारा ब्याज का परिणाम बता देता है और कहता है लगान जब चुकाता है तो वो रसीदों पर जोर देता है कि मैंने इतना ब्याज लिया, आप मुझे रसीद दीजिए इसकी। वह पिता से कहता है कि यदि वो रसीद नहीं देते हैं तो डाक से रुपया भेजो ताकि धांधली ना होने पाए। मतलब कैश पैसा दोगे तो वो रख लेंगे, अगर डाक से पैसा आप भेजोगे तो वो रसीदें रहेंगी। तो आप डाक से पैसा हो जिसमें किसी प्रकार की धांधली ना हो। वह साहूकारों की करतूतों को बहुत अच्छे से जानता है और उन करतूतों को उजागर करने का प्रयास करता है। वो साहूकारों की करतूतों को वकालत अदालत तक खींचने का प्रयास करता है। होली पर मुखिया का व्यंग करता है तो होरी सोचता है कि लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बातें करता है। मतलब वो होली का जब अवसर आता है तो वो मुखिया को बड़ी व्यंग्यात्मक करते, तो उसका खुद का पिता उससे कहता है कि ऐसी बातें नहीं करते, तेरी अकल खुल गई क्या? लेकिन वो नहीं मानता है क्योंकि वो कानून का जानकार है। लास्ट पॉइंट है स्वार्थी। गोबर अपने आचरण से सरल होते हुए भी स्वार्थी प्रतीत होता है, क्योंकि वो झुनिया को गर्भवती कर देता है, उसे अपने घर पहुंचाकर उसके साथ रहने का, उसकी जिम्मेदारी निभाने का वादा करता है, लेकिन वादा भूलकर फिर वो शहर की ओर चला जाता है।
और फिर मुड़कर एक बार भी जुनिया की तरफ नहीं देखता है। वह खबर भी नहीं रखता है कि जुनिया जिंदा है या मर गई। वह शहर में जाकर पहले मिर्जा खुर्शीद के पास काम करता है, वहाँ रहता है। उसके बाद वो छोटे छोटे काम करता है और अंत में अपना एक खोपचा डाल लेता है। खोपचा उसका बहुत अच्छा चल जाता है। खोपचे में जब वो काम करता है तो आगे बढ़ जाता है। पिता उसका खोपचे में जब काम करता है तो वो पैसे कमाता है। और जब जिसमें मिर्जाउद्दीन के यहाँ जब वो काम कर रहा होता है तो उसको वहाँ ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलती है, और उसी समय वो अलाउद्दीन को रुपए भी उधार दे देता है। कहने का मतलब है कि पिता उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करते हैं। वह उनके मुँह पर कहता है कि वह लावा इसकी तरह बड़ा हुआ है। पिता होरी ने भी बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, लेकिन वो अपने पिता के मुंह पे कहता है कि मैं तो पता कैसे बड़ा हो गया, लाबार इसकी तरह। गोबर स्वार्थी पुरुष है, वह माँ बाप के सपने भी चूर चूर कर देता है। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, उसके बाद भी वो अपने माँ से झगड़ता है। शहर जाते समय माँ बाप से बात भी नहीं करता है, पाँव भी नहीं छूता है, और क्रोध में यह तक कहता है कि माँ मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं समझता हूँ। वह कहता है जब तक पिता का कर्जा नहीं चुकता है, बहनों की शादी नहीं होती है, जब तक गोबर इस शहर में वापस नहीं आएगा। और मालती मेहता के संपर्क में आकर उसके आचरण मार्जित होते हैं। तो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति उसकी साकार नहीं होने देती है, वो पलायनवादी बन जाता है, वो स्वार्थी बन जाता है। और जब वो पलायनवादी और स्वार्थी बन जाता है तो निश्चित रूप में उसकी स्वार्थ की एक बू आने लगती है, वो किसी के प्रति कुछ भी नहीं सोचता।